गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्वाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह का पद्यखंड जो है वो अपन ने प्रारंभ कर रखा है, जिसमें पाठ संख्या 1 और 2 जो है वो अपन ने पढ़ ली है, और पाठ संख्या 3 जो है जिसके कवि हैं कुंवर नारायण, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ने का पढ़ा था। साथ ही उन्हीं जो कविता की कविता के बहाने इसका दिव्य वर्णन किया, और बात सीधी थी ये जो कविता है इसका अध्ययन करने की बात की। कुंवर नारायण जो है इनका जन्म जो है सितंबर माह में हुआ है, 1927 में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। साथ ही इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि कौन सा प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा है, कौन सा काव्य संग्रह लिखा है, कौन सा कहानी संग्रह लिखा है, कौन सी समीक्षा लिखी है, उनके बारे में अपन ने देखा। साथ ही इनको कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उन पुरस्कारों के बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली है। और इनके जो साहित्यिक परिचय है उसमें अपन ने देखा कि आत्मजयी जो है इनका प्रबंध काव्य है, और इसी प्रबंध काव्य के कारण इन्हें प्रसिद्धि भी मिली है। और इनकी विख्याति और प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण जो है वो आत्मजयी प्रबंध काव्य ही है। साथ ही इन्होंने किन किन चीजों जो भाषा संबंधित इनकी जो जानकारी है उसके आधार पर कि इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत, साफ सुथरी, सरल भाषा है, और उसी के माध्यम से इन्होंने अपनी बात समझानी चाहिए। संवेदनाओं को भी इन्होंने स्थान दिया है, नागर शैली में इन्होंने लिखा है। और इनकी 2 कविताएं जो अपने पाठ्यक्रम में है, जिसमें कविता के बहाने जो है वो अपन ने पढ़ ली है, और जो आपके इन दिनों संग्रह से ली गई है। इसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि एक बच्चा है, एक फूल है, एक चिड़िया है, इन सब में और कविता में क्या समानता और क्या असमानता है, और साथ ही इनकी तुलना की गई है कि किस प्रकार से एक दूसरे के समान है। अब दूसरी जो कविता है बात सीधी थी पर जो कोई बात सीधी थी पर, ये जो कविता है इसका अध्ययन जो है वो आज अपन करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि बात तो सीधी पर वो जो बात है वो टेढ़ी कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है। टेढ़ी होने से मतलब है कि जो अर्थ वो देना चाहती थी वो अर्थ नहीं दे पाई है। ये आपकी कोई दूसरा नहीं, संग्रह से संग्रह नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कविता जो उनके संग्रह दिए गए हैं उनसे उद्धृत है, उनसे ली गई है, ये जानकारी आपके पास होना और आपको याद होना जरूरी है। तो यहाँ बात को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, और उन मुहावरों के माध्यम से बात और पेच दोनों को एक साथ लेकर के बात कही गई। तो बात सीधी थी पर, बात तो सीधी थी पर क्या हुआ उसके साथ आगे वो देखेंगे अपन। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो अपन क्या करते हैं, सीधी सरल बात होती है, और उस बात को अपनी भाषा पे अपना जो अधिकार है वो दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द चाहे वहां सटीक बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, हम अपने आप को दिखाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द वहां सटीक नहीं बैठ पाते हैं, और जो अर्थ अपन देना चाहते हैं सीधे सरल शब्दों में वो अर्थ हम वहां नहीं दे पाते। बात तो सीधी थी, कभी सीधी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, और भाषा के चक्कर में उन्होंने क्या किया, नए नए शब्दों का प्रयोग किया, और उन शब्दों के चक्कर में जो बात वो कहना चाहते थे वास्तव में कोई नहीं पाई। अब उस बात को व्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। उसे पाने की कोशिश में, यानी जो अर्थ वो पाना चाहते थे उस अर्थ को पाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो अर्थ को देना चाहते हैं उस अर्थ की कोशिश में वो क्या कर रहे हैं कि भाषा को उल्टा पलटा, भाषा में जो शब्द है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तोड़ा मरोड़ा, शब्द रखने कहीं उपसर्ग लगाया, कहीं प्रत्यय लगाया, कहीं संधि का नियम लगाया, लेकिन फिर भी, और फिर उनको घुमाया फिराया, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। वही चाहती थी कि या तो वो बात बन जाए जो बात में कहना चाहता हूँ सामने आए, लेकिन या फिर वो बात भाषा से बाहर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। भाषा के चक्कर में जो बात होती है ना वो और भी अधिक पेचीदा पेचीदा उलझ गई और वो बात समझ नहीं आ पाई, जो अर्थ वो देना चाहते थे वो अर्थ नहीं दे पाई। अब वो उस चीज को नहीं बता पाई। कई बार हम देखते हैं कि कोई वाक्य अपन लिखते हैं, उस वाक्य में अगर कर्ता बाद में देते, कर्म पहले देते, कारक बाद में देते, उल्टा सीधा उनको करते तो बात जो है वो, जो वाक्य जो है वो अपना अर्थ नहीं दे पाता है। उसी प्रकार से यहाँ उन्होंने जो कविता लिखी, उस कविता में कुछ एक शब्द उन्होंने ऐसे रखे भाषा को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उन सुंदरता के चक्कर में उनकी जो बात है, जो बात वो कहना चाहते हैं पाई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरंग कसता चला जा रहा। तो कवि वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सारी मुश्किल को नहीं समझा, यानी धैर्य से उस चीज को नहीं देखा, नहीं समझा। धैर्य धीरज धारण करना, आराम से उस बात को मैंने नहीं समझा, और बल्कि मैं क्या करने लग गया, मैं पेज को खोलने के बजाय, अपन कोई पेज होता है जिसमें चूड़ी होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे अपन बंद करते हैं, धीरे धीरे उसको खोलते हैं। तो उस पेज को खोलने के बजाय, उस बात को समझने के बजाय और क्या करने लगे, उसी बेतरह कसता चला जा रहा, बिना तरीके से बेतरह जो है मैं उस बात को अलग ही तरीके से कसता चला जा रहा था, अलग अलग शब्द जो है उस पर रखता चला जा रहा था, उस बात को व्यक्त करने। अब जब ये कार्य हम कर रहे थे तो उसी समय, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी, तो उसी समय क्या सुनाई दे रहा था, इस कर्तव्य, कर्तव्य यानी इस कार्य मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों यानी तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह। कई बार हम देखते हैं कि किसी कार्य को अपन कर रहे हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके शाबाशी देते, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा करके और उस बात को और भी हुआ देते हैं। ऐसा ही कवि के साथ में भी हुआ है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनकी तारीफें सुन करके, उनकी शाबाशी सुन करके कवि ने सोचा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ, और जो बात वो कहना चाहते थे वो बात नहीं पाई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अभी क्या कह रहे हैं कि अंत में आखिरकार वही हुआ यानी जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई यानी बात प्रभावहीन हो गई। तो अपन देखते हैं कि अगर कोई पेज है उससे अपन खोलना चाह रहे हैं, खोलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किस साइड उसको घुमाना पड़ेगा, और अपन को पता नहीं है कि किस साइड घुमाना है, तो अपन क्या करते हैं, दूसरी साइड घुमाते हुए उस चूड़ी को स्लिप कर देते हैं, और स्लिप होने के कारण क्या है, वो पेज ढीला हो जाता है, और पेज ढीला होने के कारण जो कसावट उसमें होनी चाहिए, जो कार्य उसका होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से बात की चूड़ी मर गई, यानी जिस प्रकार से पेज की चूड़ी मर जाती है वो प्रभावहीन हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ बात की चूड़ी मरने से मतलब है कि जो बात वो कहना चाहते थे, जो अर्थ वो देना चाहते थे, वो प्रभावहीन हो गया और वह भाषा में बेकार होने लगी। भाषा में क्या हुआ, बेकार होने लगी, यानी जो अर्थ वो देना चाहते थे वो अर्थ नहीं दे पाए, जो महत्व उसका होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसे जगह ठोक दी। कवि ने क्या किया, जिस प्रकार से अपने पेज होता है वो ढीला हो जाता है, पेज बंद नहीं होता है, तो तुम क्या करते हैं, हथौड़ा लेकर के उसको कील को ठोक देते हैं, कील की तरह उस पेज को, तो पेज वहां रुक तो जाता है, लेकिन जो कसावट उसमें अंदर से होनी चाहिए वो चीज नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से कवि ने भी क्या किया, जो शब्द उनके पास थे उन्हीं शब्दों को वहीं पर फिक्स कर दिया, स्थायी कर दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। ऊपर से तो देखने में पेज और शब्द दोनों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो उसमें वो कसाव नहीं था, वो अर्थ नहीं था, वो ताकत नहीं थी उन शब्दों में व्यक्त करने की, कि जो अर्थ कवि देना चाहते। जिस प्रकार से पेज का कार्य होता है कसावट देने का, कसने का, उसी प्रकार से यहाँ अर्थ है कविता में अर्थ देना। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब ये जो बात कवि कहना चाहता है, ये बात जो है वो कवि से एक शरारती बच्चे की तरह, बच्चा होता है शरारती जो शरारत करता है उसकी तरह खेल रही थी।
मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब वो जो बात थी, बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी, उसी में जब कवि को शब्दों का उलटफेर करते देख करके बात नहीं समझ में आ रही थी, तब उसने पूछा कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा कि कवि के ये कार्य करते करते पसीना आ गया कि मैं क्या करूं। तो पसीना पोंछते हुए उसने पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत यानी सावधानी से। क्या तुमने भाषा को सावधानी से काम बरतना यानी काम में लेना नहीं सीखा है? तुम नहीं जानते कि किस प्रकार से हमें भाषा को भाषा के शब्दों को काम में लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कई बार क्या करते हैं, अपन को उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखते समय हम ये सोचते हैं कि कुछ एक नए शब्दों का प्रयोग उसमें करें। नए शब्दों का प्रयोग करते समय हमें ये ज्ञात नहीं है कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, तो उस उत्तर को अच्छा बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, अर्थहीन बना देते हैं। और जो अर्थ हम उस उत्तर से पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं, और जिसके कारण वो गलत हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से एक पेज जो है चूड़ी वाइज जब चलेगा तभी वो बंद होगा, तभी उसमें फंसा होगा। उसी प्रकार से किसी भी कविता में या भाषा में शब्द अगर हम पूरे सोच विचार करके पहचान करके लिखे और वो क्या अर्थ दे रहे हैं ये जान करके लिखे, तब हमारी वो बात जो है वो प्रभावशाली होगी, और जो अर्थ हम उससे देना चाहते हैं वही अर्थ उसमें दे पाएंगे। तो इस प्रकार से दो छोटी छोटी कविताएं कुंवर नारायण की हैं जिनको हमने पढ़ा है, जिसमें कविता के बहाने के माध्यम से उन्होंने फूल, चिड़िया और आपके बच्चे के माध्यम से उदाहरण दिए हैं, तुलना की है, समानता और असमानता बताइए कि किस प्रकार से एक दूसरे से मेल खाते समान है, किस प्रकार से एक दूसरे से असमान है। दूसरी बात जो है उन्होंने भाषा के लिए कही है कि कभी भी हमें किसी भी भाषा में अगर कोई बात करनी है तो उसे सोच समझ करके विचार करके करनी चाहिए। साथ ही ये देखना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं क्या वो सही है, क्या हम वही बात कह पा रहे हैं, क्या वो बात वही अर्थ दे पा रहे हैं। तो ऐसी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जबरदस्ती हमें वहाँ शब्दों को नहीं रखना चाहिए, बल्कि सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बात को स्पष्ट करना चाहिए, वरना हम जो बात कहना चाहते हैं वो अस्पष्ट रहेगी, और जो अर्थ हम देना चाहते हैं वो अर्थ हम नहीं दे पाएंगे, सामने वाला भी उस अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार से ये दोनों कविताएं हमने पढ़ ली हैं, इनकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है, आप इसको दोबारा पढ़ के देख लेना। अब जो है इसके प्रश्न उत्तर जो है वो अपन करेंगे अभ्यास प्रश्न में, जिसमें कविता के साथ में पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या? इस सब घर एक कर देने का मतलब क्या है? तो इस कविता के बहाने जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, एक चिड़िया होती है, एक फूल होता है, तो सब सभी जगह के लिए समान होता है, उसी के समान। तो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उसके लिए सारे घर एक समान होते हैं, चाहे पड़ोसी का घर हो, चाहे अपना घर हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे अपने यहाँ का हो, चाहे कहीं विदेश का कहीं का भी हो, एक बच्चे के लिए सारी चीजें समान। उसी प्रकार से कविता जो होती है उसके लिए भी सारे जगह जो है, सारे घर जो है, सारे स्थान जो है वो एक होती है, एक समान होते हैं। इस प्रकार से इनके लिए बात की गई। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध रखता है? उड़ने यानी चिड़िया उड़ती है, और फूल क्या है? तो चिड़िया उड़ती है तो वो कहीं भी उड़ करके जा सकती है, लेकिन कविता जो है उससे भी अधिक दूर तक जा सकती है, विदेशों तक जा सकती है, कुछ ही सेकंडों में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। खिलने, फूल जब खिलता है तो दूर तक अपनी सुगंध बिखेर देता है। उसी प्रकार से जब कोई कविता रची जाती है तो उसे पढ़ने वाले जो है वो दूर दूर तक उसकी सुगंध को बिखेरते हैं, यानी अलग अलग जगह के लोग जो है उसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में ही संबंध है। चिड़िया उड़ सकती है, कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, फूल खिलते हैं अपनी सुगंध बिखेरते, उसी प्रकार से कविता जो है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुगंध और अर्थ बिखेरती है। तीसरा है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के
क्या कारण हो सकता है? बच्चा और कविता दोनों एक समान है, क्यों? क्योंकि बच्चा जिस प्रकार से सभी को एक समझता है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। बिना भेदभाव के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक घर से दूसरे घर में आता जाता है। उसी के समान कविता के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है, क्यों? क्योंकि कविता जो है वो भी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, विदेश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती जाती रहती है। उसके लिए कोई ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं होता है, सभी उसके लिए समान होते हैं। उसी प्रकार से बच्चे के लिए भी समान होते हैं। तो यही कारण है कि में समान होते हैं। चौथा जो प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने, तो फूल जो होता है वो खिलता है, महकता है, और महक करके फिर मुरझा जाता है। लेकिन कविता एक ऐसी है जो कि कुछ समय के लिए खिल करके फिर मुरझाती नहीं है, बल्कि हर समय जब भी उसको पढ़ा जाएगा, जब भी उसे अर्थ को जाना जाएगा, हर समय वैसे ही वो तरोताजा बनी रहती है। जबकि फूल जो कुछ समय के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है वो हमेशा वैसे के वैसे ही बनी रहती है, चाहे कितने भी समय के बाद उसे पढ़ा जाए। जिस प्रकार से आप आपके पाठ्यक्रम में आपके गद्य और पद्य के चैप्टर्स दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ते हो। जैसे आपने कविता पढ़ी, किस समय लिखी गई थी और आज किस समय पढ़ी जा रही है, लेकिन आज भी हमारे लिए वो वैसी ही ताजी और तरस है। अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि भाषा को सावधानी से काम, कि कहाँ कौन से शब्द जो है उनकी आवश्यकता है, हमें कौन से शब्द वहां रखने चाहिए, वहां वो कौन से शब्द क्या अर्थ देंगे, क्या हमें उस अर्थ की जरूरत है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि भाषा जो है वो हमें काम में लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी अगर हम नहीं बरतेंगे तो बात का महत्व हो जाएगा, बात प्रभावी हो जाएगी, भाषा में बेकार नहीं बोलने लगेगी और अपना महत्व नहीं रख पाएगी। 5 क्वेश्चन हो गए। 6 वाला है आपका, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। तो बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात की टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो हम अपनी बात कब कह पाएंगे? जब अपन को भाषा का ज्ञान हो। सबसे पहले भाषा कहते हैं किसे? तो अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर या लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का नाम ही भाषा। मैं अपनी बात आपके सामने कह पा रही हूँ, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो वो भाषा के कारण ही संभव हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि बात और भाषा में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, और स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो सीधी सरल सी बात जो है वो भी क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी और हम उसे समझ नहीं पाएंगे। 7वां प्रश्न है, बात तथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंदु मुहावरों से मिलान करें। बात से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ बातें दी गई है, उनका एक दूसरे से मिलान करना है, मुहावरे दिए गए। तो इन मुहावरों को देखिए। बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। इसे आप सब टिक कर ले। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है बात की पेच खोलना। बात की पेच खोलने से अर्थ है बात को सहज और स्पष्ट करना यानी समझाना। तीसरा है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने से अर्थ है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी बात का पकड़ में न आना। जिस प्रकार से बच्चा पकड़ में नहीं आता उसी तरीके से जो बात है वो भी पकड़ में नहीं आती। पेज को कील की तरह ठोक देना। तो पेज को कील की तरह ठोक देना यानी बात में कसावट का न होना, जबरदस्ती हम क्या करते हैं उसको वहां ठोक देते हैं। बात का बन जाना। बात का बन जाना यानी तथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। बात का बन जाना यानी जो बात हम समझाना चाहते हैं वही बात वही अर्थ सामने वाले को समझाएं
उस भाषा के माध्यम से तो तथ्य यानी बात और भाषा का सही सामंजस्य होना से कहेंगे। तो इस प्रकार से इन पांचों मुहावरों के अर्थ आप इनके सामने लिख लेना और लिख करके इनको याद कर लेना, क्योंकि आपसे प्रश्न जो है कविता के बीच में से किसी भी शब्द को उठा करके पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका इसमें से किसी मुहावरे को लेकर के पूछा जा सकता है, बात की चूड़ी मरना है, या पेज को तिल की तरह ठोक देना है, बात बात की पेज खोलना है। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपको देख करके और आपसे एक लिंगे से स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो जब आपको उस मुहावरे का अर्थ पता होगा तभी आप उस प्रश्न को बना पाएंगे और उसके बारे में लिख पाएंगे। तो पांचों जो है इनको आप तैयार कर लेना। साथ ही आपके पाठ के बीच में से अगर कोई शब्द ऐसे हो जो आपको नहीं आ रहे हो पूछ लेना और पूरी कविता को ध्यान से पढ़ते रहना सभी चैप्टर्स में, क्योंकि प्रश्न जो है अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी किसी भी शब्द से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सातों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए, आप पढ़ लेना। अब आगे चलिए, कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित है, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो ये आपको प्रश्न नहीं करना है। आगे क्वेश्चन है व्याख्या करें। व्याख्या करें, वैसे तो आपके सिलेबस से व्याख्या हट चुकी है, लेकिन अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है तो आपको अपनी कॉपी में से करना है। और व्याख्या जो है आपको सप्रश्न करनी है, सप्रश्न भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है। विशेष लिखते समय जैसे आपको जोर जबरदस्ती, यहाँ जय जय वर्ण की आपत्ति होने से अनुप्रास अलंकार आप कर सकते हो। बात की चुनी मर गई, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। हिंदी खड़ी बोली और सरस भाषा का प्रयोग जो है यहाँ हुआ है। तो इन चीजों को आप विशेष में लिख सकते हो। तो व्याख्या आपको करनी है, कविता के आसपास वाला आपको नहीं करना है। अब चर्चा कीजिए, आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको नहीं करना है। चूड़ी की पेज आदि मूर्त मानों के माध्यम से कवि ने तथ्य की अमूर्तता को स्वीकार किया। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित करें। ये दोनों प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं। फिर है आपका आपसदारी। सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। ये पंक्तियां दी गई है सुमित्रा नंदन पंत की। इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर समर्थ बताया गया। कविता के बहाने कविता में शेष आशय को व्यक्त करने वाले बिंदुओं की तलाश करें। तो ये आपको नहीं करना है, लेकिन ऊपर की जो दो पंक्तियां दी गई इनका अर्थ क्या बताया है। सुमन यानी फूल सुंदर है, वेग यानी पक्षी, पक्षी सुंदर है, लेकिन हे मानव तुम सबसे सुंदर हो, ऐसा सुंदर का कहना। तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध बात और नागार्जुन की कविता बातें ढूंढकर पढ़ें। यानी जिस प्रकार से पूर्ण नारायण ने बात के बारे में लिखा है उसी तरीके से गद्य खंड में आपको प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध लिखा है बात, और नागार्जुन ने पद्य खंड में कविता लिखी जिसका नाम है बातें। तो ये आपको नहीं करने हैं। 7 प्रश्न जो है वो आपको अभ्यास वाले करने हैं कविता के साथ, और 8वें प्रश्न के रूप में आपको व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप कर लेना अपनी कॉपी में, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ लेना। साथ ही साथ याद करने का जो कार्य है वो भी आप करते रहें, और अपना गृह कार्य जो है वो भी आप पूर्ण रखें, बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए साथ के साथ आप लोग करते चलें। तो आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।